गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लासों में छात्रों, आज आपका स्वागत है। आज हम जो शासन है, सरकार के अंगों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले राजनीतिक दल क्या थे, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी और राजनीतिक दलों को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम जो सरकार की जो मेन दर्पण है, सरकार के जो मुख्य अंग है, उन अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य तौर पर सरकार के 3 अंग हैं और इससे पहले सरकार से क्या अभिप्राय है, सरकार को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए छात्रों, सरकार राज्य का वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, सरकार राज्य का वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो सरकार राज्य के लिए कानून बनाता है और राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं और उनको क्रियान्वित और उनको लागू और उनकी व्याख्या करने का अधिकार ही सरकार है। तो निश्चित तौर पर सरकार राज्य का वह यंत्र है, वह स्रोत है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी व्याख्या करने का अधिकार है, उसे ही हम सरकार कहते हैं। मुख्य तौर पर सरकार राज्य का एक आवश्यक तत्व है। यह राज्य का कार्यवाही यंत्र है, या हम इसको एक दर्पण के रूप से भी संबोधित कर सकते हैं। यह कहने का मतलब सरकार राज्य का एक आवश्यक यंत्र है और ये राज्य के जितने भी कार्य होते हैं उनको क्रियान्वित करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और उनकी नीति को निर्धारण करते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका। सरकार के मुख्य तौर पर ये सरकार है, सरकार के मुख्य तौर पर 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का अभिप्राय होता है कानून बनाना, इसका अर्थ होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाता है उन्हें लागू करना, इसका अर्थ होता है लागू करना। और जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून लागू किया जाता है उनको क्रियान्वित करना है, व्याख्या करना, ये न्यायपालिका का कार्य होता है। तो निश्चित तौर पर सरकार के मुख्य तौर पर 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, उसका अभिप्राय होता है कानून बनाना। दूसरा होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का अभिप्राय यही होता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है जनता के लिए उस कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका यह जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है। अगर वो दोनों कानून जनता के लिए फायदेमंद है, जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच पड़ताल करने की जो शक्तियां वो न्यायपालिका की हैं, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका पर। तो छात्रों, आज हम व्यवस्थापिका के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके बाद में कार्यपालिका के बारे में, उसके बाद में न्यायपालिका के बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं सरकार राज्य का वह यंत्र है, सरकार राज्य का वह तंत्र है जो राज्य के लिए कानून बनाती है और राज्य के कानूनों की अभिव्यक्ति और या उनकी व्याख्या करने का जो अधिकार है उसे सरकार करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना होता है, कानूनों को क्रियान्वित करना होता है। तो व्यवस्थापिका क्या है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका पहला सरकार का अंग है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को देखिए आप, व्यवस्थापिका का अभिप्राय होता है कानून बनाना।
जनता का दर्पण यानी कि आईना, जिसको हम कांच कहते हैं, जिसमें हम अपनी शकल देखते हैं, अपनी परछाई देखते हैं। तो जनता का अगर कोई ये पूछा जाए कि जनता का दर्पण क्या है, तो आपको घबराना नहीं है। जनता का दर्पण व्यवस्था को कहा जाता है। तो जनता का दर्पण व्यवस्था का है। सीएम स्टॉक के अनुसार आधुनिक संवैधानिक राज्य में संवैधानिक महत्वपूर्ण व्यवस्था अथवा कानून बनाने वाली संस्था होती है। तो निश्चित तौर पर कानून बनाने वाली संस्था व्यवस्था को कहा जाता है। और ये व्यवस्था जनता का दर्पण है, जनता का आईना है। आधुनिक समय में नियम बनाने का कार्य करने वाली संस्था को व्यवस्था कहते हैं। आधुनिक समय में नियम बनाने वाली संस्था को व्यवस्था कहते हैं। तो ये आएगा आधुनिक समय में जो नियम कानून कायदे बनाते हैं, नियमावली में बनाते हैं, उसे व्यवस्था कहते हैं। प्राचीन समय में भी कानून बनाने वाली संस्था को व्यवस्था कहते हैं। अब आप देखेंगे कि मोटे रूप में व्यवस्था व्यक्तियों का ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने का अधिकार सीमित है। व्यवस्था के कानून प्रतिनिधित्व की है वह आवश्यक नहीं है। व्यवस्था उन्हीं निकायों को कहा जा सकता है जो एक निश्चित विभाग से संबंधित समाज के लिए कानून बनाने एवं नीति संबंधी निर्माण लेने की वैधता रखते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार विधानमंडल समाज विशेष के लिए मूल्य के आधिकारिक वितरण करने की शक्ति से युक्त व्यक्ति संगठन है। तो निश्चित तौर पर व्यवस्था के से अभिप्राय यही है कि कानून बनाने वाली संस्था, नियम बनाने वाली संस्था को हम व्यवस्था कहते हैं। मुख्य तौर पर आधुनिक समय में सबसे श्रेष्ठ परिभाषा दी जाती है। तो कानून बनाने वाली संस्था और ये आएगा कि जनता का दर्पण क्या है, ये किसे कहते हैं। तो जनता का दर्पण व्यवस्था है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि व्यवस्था के कार्य क्या क्या है। व्यवस्था के कार्य या शक्तियां निश्चित तौर पर व्यवस्थापिका के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनकी जो शक्तियां वो देखेंगे। पहला विधायी कार्य देश के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो व्यवस्थापिका को है। कानून बनाना वो विधायक संबंधी कार्यों में आता है। तो निश्चित तौर पर कानून बनाना जो महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं दूसरा कार्य वित्तीय कार्य। दूसरा वित्तीय कार्य देश के लिए, राज्य के लिए जो वित्तीय कार्य होते हैं, आय से संबंधित कार्य, आय व्यय से संबंधित कार्य भी व्यवस्था के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किस मंथ पर अधिक खर्च किया जाए, कहां पर कम पैसा खर्च नहीं किया जाए और कहां से आय का स्रोत आते हैं, उसका लेखा जोखा व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। निश्चित तौर पर तीसरा कार्य कार्यपालिका का नियंत्रण। तीसरा कार्य है कार्यपालिका का नियंत्रण।
नियंत्रण। तो मुख्य तौर पर व्यवस्थापिका के द्वारा में व्यवस्थापिका के अंदर से ही मंत्रिमंडल का निर्धारण किया जाता है और कोई मंत्री अपनी शक्तियों का अपने पावर का गलत उपयोग न करे, उन पर सब पर नियंत्रण रखता है, ये व्यवस्थापिका ही करती है। तो निश्चित तौर पर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था की वजह से यहाँ पर किसी भी मंत्री से निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, आलोचना, काम रोको प्रस्ताव, इस प्रकार से पूरक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछकर पूरक प्रश्न पूछ सकता है। पूरक प्रश्न, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ये सभी प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका पर हम नियंत्रण कर सकता है। उसके बाद हम ये कर सकते हैं, कार्यपालिका के नियंत्रण के बाद में अगला जो कार्य है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य मुख्य तौर पर व्यवस्थापिका के न्याय से संबंधित कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य का निर्धारण करती है। जैसे भारतीय राष्ट्रपति को हटाने पर उस पर महाभियोग की जो प्रतिक्रिया है वो, और किसी व्यक्ति को अगर सजा सुना दी जाती है उम्र कैद की, उसकी सजा को कम कर सकता है, तब निश्चित तौर पर ये व्यवस्था के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। उसके बाद में हम निर्वाचन संबंधी कार्य, उसके बाद हम देखेंगे निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्यों में राष्ट्रपति से लेकर मंत्रिमंडल की जो नीचे की कड़ी है, उन सभी कार्यों में उन सभी का चुनाव व्यवस्थापिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है और नियमावली व्यवस्थापिका के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि संविधान संशोधन संबंधी कार्य, संविधान संशोधन संबंधी कार्य, संविधान संशोधन संबंधी देश में जो कानून बनाया जाता है, अगर उसमें आंशिक परिवर्तन करना है तो निश्चित तौर पर व्यवस्थापिका के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं ये व्यवस्थापिका के वर्तमान कार्य न होकर परंपरागत कार्य, लेकिन परंपरागत कार्य के ही समकक्ष वर्तमान में आधुनिक कार्य की भी व्याख्या की गई है। उसके बाद में हम देखेंगे कि औचित्यपूर्ण या वैधता प्रदान करने का कार्य, वैधता प्रदान करने का कार्य, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वैधता पूर्ण कार्य आधुनिक समय में व्यवस्थापिका के निम्न कार्य हैं, वो देखे एक परंपरागत कार्य थे और आधुनिक समय में व्यवस्थापिका के निम्न कार्य और वैधता प्रदान करने का कार्य। वैधता प्रदान करने का कार्य। इसका अभिप्राय यह है जनता तथा अभिजन सरकार के शासन की नैतिक आधार के लिए या तो नियमित या निर्णित रूप से या स्पष्ट और चेतन ढंग से कार्यपालिका के उपक्रम पर विधायी अनुमोदन की छाप लेकर स्वीकार अथवा समर्थन प्राप्त करना। तो निश्चित तौर पर ये जनता और अभिजन, जनता और सरकार के बीच कानून बनाया जाता है। कानून
रूप दिया जाता है, विधि का रूप, विधि का रूप। उसके बाद में हम कार्य देखेंगे सुरक्षा यंत्र कार्य। सुरक्षा यंत्र कार्य निश्चित तौर पर देश के लिए, जनता को सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं जिससे कि जनता को एक सेफ्टी मिल सके, एक इस प्रकार की सुरक्षा मिल सके, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि देश के लिए जो कानून बनाया जाता है वो व्यवस्था के द्वारा ही बनाया जाता है। फिर उसके बाद में छानबीन व निगरानी के कार्य, पर्यवेक्षक के कार्य, छानबीन या निगरानी के कार्य। देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, मंत्रिमंडल का प्रचार प्रसार किया जाता है। मंत्रिमंडल जो मंत्री होते हैं वो जनता को जनता के ऊपर से कार्य या जो भी नीतियां लागू कर रहे हैं या नहीं है, उन सब की नीतियों का पर्यवेक्षक, उसकी जांच पड़ताल, उसकी निगरानी वो व्यवस्था ही करती है। और निश्चित तौर पर व्यवस्था के निम्न कार्य थे, चाहे वो विधायी कार्य हो, चाहे व्यवस्था विकास से संबंधित कार्य हो, चाहे वित्तीय कार्य हो, चाहे संविधान में संशोधन संबंधी कार्य हो या निर्वाचन संबंधी कार्य हो, इन सब का मूल मकसद यही होता है कि वो जनता के लिए अधिक से अधिक फायदा पहुंचे और जनता को अधिक से अधिक कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करे, जनता को एक दर्पण के रूप में कार्य करे। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यवस्था का जो संगठन है, व्यवस्था का जो संगठन है, वो संगठन देखिए, व्यवस्था का संगठन कई देशों में एक संगठनात्मक या द्विसंगठनात्मक होता है। व्यवस्था का संगठन, व्यवस्था का संगठन एक सदनात्मक और सदनात्मक। एक सदनात्मक जिसमें एक ही सदन हो और द्विसदनात्मक में जहां पर दो सदन हो। जैसे एक सदनात्मक जैसे चीन में एक ही सदन होता है, द्विसदनात्मक दो सदन जैसे भारत में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा ये द्विसदनात्मक है। तो निश्चित तौर पर एक सदनात्मक व्यवस्था, जिस राज्य की व्यवस्था में एक ही सदन हो उसे एक सदनात्मक कहते हैं। जिस राज्य में एक ही सदन हो व्यवस्था में, जिस राज्य की व्यवस्था में एक ही सदन हो उसे एक सदनात्मक कहते हैं। जिस राज्य में की व्यवस्था में दो सदन हो उसे द्विसदनात्मक व्यवस्था के नाम से संबोधित करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक सदनात्मक जिस राज्य की व्यवस्था में एक ही सदन हो उसे एक सदनात्मक व्यवस्था में कहते हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था में जिस राज्य की व्यवस्था में दो सदन हो उसे द्विसदनात्मक कहते हैं। जैसे भारत में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में द्विसदनात्मक व्यवस्था होता है। तो क्वेश्चन यही आता है, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका इनमें द्विसदनात्मक है, तो किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो आपको रखते ही नहीं घबराना है। भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, इन राष्ट्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जिस सदन में जिस सदन में एक सदनात्मक है उसे एक सदनात्मक व्यवस्था कहते हैं, और जिस सदन में दो सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो निश्चित तौर पर अब हम ये कहेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष में तर्क, द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष में तर्क।
डिसिप्लिनात्मक व्यवस्था, डिसिप्लिनात्मक व्यवस्था के व्यवस्था पिका के पक्ष में तर्क। निश्चित तौर पर कई राष्ट्रों में कई विद्वानों ने जिन राज्यों में डिसिप्लिनात्मक व्यवस्था किया है उसको श्रेष्ठ मानते हैं, कई व्यक्ति उसको गलत मानते हैं। तो निश्चित तौर पर डिसिप्लिनात्मक व्यवस्था का जिन राज्यों में है, जिन देशों में है, वो क्या उनको कितना फायदा पहुंचाती है, उसके पक्ष में जो तर्क है वो पहला तर्क देखिए। तो निश्चित तौर पर विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए अगर पहला सदन कोई कानून बनाता है जनता के लिए और वो सदन जनता को सही ढंग से क्रियान्वित, जनता के लिए कानून सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाता है तो द्वितीय सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। तो निश्चित तौर पर उस पर वाद विवाद हो जाता है और जब वाद विवाद होता है तो निश्चित तौर पर वो कानून जनता के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें जो कमियां होगी वो कमियां दूर हो जाएगी और एक अच्छा कानून बन पाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि एक सदन की निरंकुशता पर एक सदन की निरंकुशता पर जब एक सदन, जहां पर एक सदन होता है और वो सदन अगर मनमानी से कोई कानून बनाता है और जनता को उस कानून से नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर जहां पर द्वितीय सदन होगा तो वो पहला सदन मनमानी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये डर रहता है, उसको ये भय रहता है कि अगर अपन जनता के लिए गलत कानून बनाएंगे तो द्वितीय सदन अपना विरोध करेगा। तो निश्चित तौर पर एक सदन की निरंकुशता पर रोक लग जाती है, मनमानी पर रोक लग जाती है। तीसरा देखेंगे कि विशिष्ट वर्गों एवं हितों का प्रतिनिधित्व, विशिष्ट वर्गों व हितों का प्रतिनिधित्व। तो निश्चित तौर पर जहां पर एक सदन है वहां पर जनमत के आधार पर चुनाव जीतकर सरकार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति चुनाव में हार जाते हैं प्रथम सदन में प्रत्यक्ष चुनाव में, तो उनकी सीनियरिटी का, उनकी राजनीति का लाभ लेने के लिए द्वितीय सदन में उनको मनोनीत कर लिया जाता है और जब मनोनीत कर लिया जाता है तो उनकी जो कार्य अनुभव और उनकी जो शैली है उनका हमें लाभ मिलता है। तो निश्चित तौर पर विशिष्ट वर्गों व हितों का प्रतिनिधित्व मिल पाता है और समाज की जो मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं और मुख्य धारा में लाने के लिए अगर उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है तो उनको मनोनीत या फिर अन्य किसी कारण से उनको राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं और उनका ज्ञान का हमें, उनके विवेक का हमें फायदा मिल पाता है। तो निश्चित तौर पर चौथा कार्य है संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य, जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होती है और एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है। जब बंटवारा होता है तो निश्चित तौर पर विकेंद्रीकरण को बल मिलता
अभी जहां पर द्वितीय सदन है, जहां पर दो सदन है, पहले सदन की अगर सरकार बन जाती है तो वो द्वितीय सदन को कुछ कार्य सौंप देता है। तो पहले सदन जनता के लिए फायदेमंद कानून बनाएगा और जनता की सही ढंग से निगरानी कर पाएगा और उसका भार कम होगा, तो निश्चित तौर पर देश हित के लिए अच्छा होगा। और निश्चित तौर पर दो दल होने की वजह से उनके कार्य में बंटवारा हो जाता है और जब कार्य में बंटवारा हो जाता है तो सही ढंग से कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर पाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रतिभा व प्रतिनिधित्व, का प्रतिनिधित्व जो महत्वपूर्ण अस्थियां होती है सब उनका प्रतिनिधित्व मिल जाता है द्वितीय सदन होने की वजह से। जैसे द्वितीय सदन में सहयोगी विद्वान और अन्य लोगों को स्थान दिया जाता है जो चुनाव के द्वारा व्यवस्था में नहीं आ सकते हैं। प्राय देखा जाता है कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति चुनाव में 71% राजनीति से बचना चाहते हैं, अनुभव और व्यक्तित्व के नाम निर्देशित करके द्वितीय सदन में स्थान दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर पहले सदन में जो व्यक्ति नहीं जाना चाहते हैं, राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, उनके ज्ञान का लाभ लेने के लिए उनको द्वितीय सदन में उनके अनुभव और उनकी जो प्रतिभा है उन प्रतिभाओं से जनता को रूबरू करवाने के लिए उनको द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व कर दिया जाता है, मनोनीत कर दिया जाता है। उसके बाद में अपेक्षाकृत शांत वातावरण, अपेक्षाकृत शांत वातावरण मिलता है। और वो देखिए प्रथम सदन में राजनीतिक वातावरण के कारण गर्म बहस हुआ करती है और कभी-कभी प्रस्तावित लोगों से शांति से प्रचार में नहीं हो पाता है। द्वितीय सदन में प्रथम सदन की अपेक्षा कर शांत वातावरण रहता है, विधेयकों पर गंभीर विचार तथा शांतिपूर्ण मनन पर अवसर द्वितीय सदन में ही होता है। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर द्वितीय सदन होता है वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी कार्य क्रियान्वित करते हैं और जब कार्य क्रियान्वित करते हैं तो उनमें कार्य को सही ढंग से कार्य करने में आसानी मिलती है। तो ये द्विसदनीय जहाँ पर बहुमत जो सदन है उसके पक्ष में, उसके समर्थन में पक्ष तर्क दिए हैं। तो निश्चित तौर पर विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए कोई भी कार्य विवेकतापूर्ण कार्य आसानी से हो जाता है। ऐसे तरह की व्यवस्था पर रोक लगती है, विशिष्ट वही लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए उत्कर्ष कार्य भार नहीं होती है, प्रतिभा प्रतिनिधित्व और अपेक्षाकृत शांत वातावरण होता है द्वितीय सदन में। ये जिस तरह का व्यवस्था के पक्ष में तर्क है, इसके विपक्ष में तर्क देखिए, विपक्ष में कहते तर्क है वो देखे। व्यवस्था के विपक्ष में तर्क, ये पक्ष में था और विपक्ष में तर्क। व्यवस्था के विपक्ष में तर्क। छात्रों आप पक्ष में तर्क देखिए। अब हम देखेंगे कि द्विसदन की व्यवस्था के विपक्ष में तर्क। दूसरा सदन अनावश्यक, दूसरा सदन अनावश्यक। जब एक सदन है दूसरे सदन की क्या आवश्यकता है, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसे मात्र ये कह सकते हैं कि जहां पर पहला सदन सैनिक से कार्य कर रहा है तो द्वितीय सदन की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको अनावश्यक माना है। तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र में जनता की इच्छा
जनता की अभिव्यक्तियां एक सदन में हो जाती हैं तो दूसरे सदन की आवश्यकता ही नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि द्विसदनीय अनावश्यक गणित, दूसरा सदन अनावश्यक गणित, दूसरा सदन अनावश्यक, दूसरा सदन अनावश्यक या गणित। दूसरे सदन की आलोचना हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यदि द्वितीय सदन में प्रथम सदन से सहमत ही होना है तो अनावश्यक है कि अनावश्यक है, और यदि वह असहमत होती है तो गतिरोध उत्पन्न होता है। तो निश्चित तौर पर जब पहले सदन में जनता सहमत हो जाती है तो दूसरे सदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और जब दूसरा सदन अगर सहमत नहीं होता है तो उसमें उस कानून में उस बिल में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अनावश्यक निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न होंगे तो कार्य में रुकावट या बाधा आएगी, विकास में रुकावट आएगी। तीसरा है गतिरोध की संभावना। तीसरा है गतिरोध की संभावना। गतिरोध की संभावना निश्चित तौर पर पहला सदन अगर कानून बना देता है और द्वितीय सदन उस पर पाबंदी लगा देता है तो उनमें आपसी टकराव हो जाते हैं और गतिरोध हमेशा बना का बना रहता है। चौथा है विलंबकारी। द्वितीय सदन जब संपूर्ण कार्य एक पहले सदन में होता है तो निश्चित तौर पर द्वितीय सदन उसमें विलंब के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, और इसलिए इसको विलंबकारी सदन भी कहा जाता है। उसको कार्य विलंब सदन भी कहा जाता है। तीसरा है अधिक खर्चीली। अगला पॉइंट है अधिक खर्चीली। दूसरा सदन जब पहला सदन है तो दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे सदन में जो शासन व्यवस्था है जिसमें वो अधिक खर्चीली व्यवस्था है और इसलिए जनता के लिए अनावश्यक है और आवश्यक नहीं है क्योंकि इसमें अधिक पैसा खर्च होता है। अगला नेक्स्ट संघात्मक शासन के लिए आवश्यक नहीं है। संघात्मक शासन के लिए आवश्यक नहीं है। संघात्मक शासन के लिए आवश्यक नहीं। पहला सदन जब है और जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है तो द्वितीय सदन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उसमें शक्तियां वैसे ही बटी हुई होती हैं। उसके बाद में विवेकपूर्ण विचार का तर्क व्यर्थ। अगला पॉइंट है विवेकपूर्ण विचार का तर्क मात्र बेकार है क्योंकि कोई भी कानून व्यवस्था की जाती है, कोई भी नियम कानून कायदे लागू किए जाते हैं, उसमें जो पहले नियम कानून कायदे होते हैं उसमें पहले सदन में विवेकपूर्ण तरीके से उसमें तर्क वितर्क कर लेते हैं और जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो पहला सदन और द्वितीय सदन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया और विपक्ष तर्क और वितर्क दिया तो निश्चित तौर पर जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है वहां पर मनमानी होती है और जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पर मनमानी नहीं होती है और जनता के जो अनुभवी लोग हैं, योग्य और ज्ञानी व्यक्ति है, उनका ज्ञान का जनता को फायदा मिल पाता है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।